Hello veterans, friends and my well wishers, गुड मॉर्निंग। मैं आज कल बताया था मैंने आपको कि कंपोजिशन ऑफ राज्य सैनिक बोर्ड के बारे में मैं बताऊंगा। कल मैंने केंद्रीय सैनिक बोर्ड के गठन के बारे में बताया था और उसके कितने डिपार्टमेंट हैं, कौन उनको हेड करता है और कैसे कैसे उनमें मेंबर होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ये मैं सभी कुछ खास मतलब से आपके सामने रख रहा हूँ। ये सब कुछ रखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कमेंट आया है, ये मनपाल WC हैं, वो कहते हैं सर आई एम एक्स सार्जेंट फ्रॉम IAF इंडियन एयर फोर्स हैविंग 100% डिसेबिलिटी एज आई लॉस्ट बोथ लेग्स इन एन एक्सीडेंट फॉर इमोबिलिटी व्हीकल आई अप्लाइड ऑन 31 अगस्त 2021। अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है। पहले तो मैं आपके बड़ा दुख की बात है कि यू सफर्ड दिस एक्सीडेंट और आप इसको फेस कर रहे हो, लेकिन आप 100% डिसेबल्ड हो और आपने जो व्हीकल के लिए इमोबिलिटी व्हीकल के लिए जो आपने अप्लाई किया है लगभग उसको 1 साल हो गया है और इस प्रकार के पता नहीं कितने ही केसेज पड़े हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, हम सब इकट्ठे हों और ऐसी छोटी मोटी घटनाओं को तो हम स्वयं ही निपटा सकते हैं, लेकिन जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे ना कोई हमारी सुनेगा और ना हम किसी की सहायता कर पाएंगे। मनपाल सिंह जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के पास जाओगे, जो जिला सैनिक बोर्ड है, जो जिला सैनिक अधिकारी हैं उनके पास जाओगे तो उनका तो यह है कि वो आप ये एप्लीकेशन लेंगे और वो आगे केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भेज देंगे, वहाँ इसका प्रोसेसिंग होता है। आप दूसरा रास्ता अपनाएं, शायद ये किसी ने अपनाया भी नहीं होगा, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जहाँ जिला सैनिक बोर्ड होता है, उसका जो प्रेसिडेंट है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। सब कुछ है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे आता है। हमको लगता है ऐसा है कि जिला सैनिक बोर्ड ही यहाँ से सब कुछ है, आगे नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से जाएं और एक एप्लीकेशन पूरा डिटेल दें उनको। उस दिन मैंने अप्लाई किया था और ये मेरी कंडीशन है और 1 साल हो गया है, अभी मुझे कोई ग्रांट नहीं मिली है। और एज ए प्रेसिडेंट ऑफ जिला सैनिक बोर्ड उनको एप्लीकेशन दें, कलेक्टर की हैसियत से नहीं, क्योंकि वो उसको दूसरे रूट से लेंगे। यदि आप ये आर्मी वाला रूट अपनाओगे जिला सैनिक बोर्ड वाला, तो इसका वही हाल होगा। वो दूसरे रूट से लेंगे और वो रूट होगा उनको बोलना सर आपने दूसरे रूट से लो और आप इसे जो सैनिक वेलफेयर के लिए जो मिनिस्टर हैं स्टेट में उनको भेजो, उनके माध्यम से आप चीफ मिनिस्टर को भेजो कि चीफ मिनिस्टर केंद्रीय सैनिक बोर्ड के मेंबर हैं, और वो इसे लेकर के जब रक्षा मंत्री जी के पास भेजेंगे तो आप निश्चित समझ लेना कि आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। समस्याएं ऐसे ही सॉल्व होती हैं, अदरवाइज ये पड़ा रहेगा। कभी ये फंड का बहाना लेंगे, कभी ये और दूसरे बहाने लेंगे। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो OROP की हियरिंग है एक्सटेंशन ऑफ टाइम की, ये 16/9/2022 को कन्फर्म हो चुकी है और इसके 2 जजेज हैं, 2 जस्टिसेज हैं। पहले हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ और दूसरे हैं ऑनरेबल मिस जस्टिस हिमा कोहली। ये मोशन हियर होंगी, मोशन हियरिंग, और ये फ्रेश होगी। अब मोशन हियरिंग के बारे में हमने ज़्यादा देखा भी नहीं है, नॉर्मल हियरिंग बारे में सुना है, लेकिन जब हम इसको गूगल करते हैं तो ये बताते हैं कि एक जो एडवोकेट हैं वो अपना मोशन यानी अपना प्रस्ताव रखेंगे और दूसरा जो वकील होंगे उस पर ओरली बहस करेंगे और वो जज करेंगे और उस पर डिसीजन होगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमने देखा था कि इन्होंने पहले 9/6/2022 को अपना पहला जो टाइम एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, पिटीशन लगाई थी, और उसमें कहा गया था कि उसको वापस कर दिया गया है। लेकिन अभी हमने नोटिस में पता चला है, पहले ये नोटिस में नहीं आ रहा था, ये 1 बार नहीं 2 बार वापस हुई है। एक बार तो ये 9/6/2022 को लगाई गई थी, उसमें डिफेक्ट पाया गया, और 15/6/2022 को इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजा गया कि इसमें कुछ डिफेक्ट हैं, इसको ठीक करो, और इसको लास्ट डेट थी ठीक करने की 1/8/2022। अब ये ठीक करके कब जमा कराई इसका पता नहीं, लेकिन पुनः इसमें कोई दोष पाया गया और 18/8/2022 को पुनः इनके लिए नोटिस दिया गया कि इसमें कुछ डिफेक्ट हैं। डिफेक्ट क्या थे? लेटर फॉर क्योरिंग द डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स दिया गया, और इनकी जो डेट थी वो थी 10/10/2022। यानी अभी इन्होंने लगभग 9/7/2022 को
फाइल किया है तो 1 महीने पहले ही कर दिया। मतलब ये इसकी कहानी है। अब आगे क्या होता है वो पता चलेगा। अभी इन्होंने 7/9/2022 को फाइल कराया था और उस पर क्या सुनवाई होगी पता चलेगा। एक और मेरा व्यूअर है, व्यूअर क्या है, कोई नाम नहीं बताऊंगा, कोई सैनिक संगठन है। ये पहली बार हुआ कि किसी सैनिक संगठन ने कमेंट किया। वो लिखते हैं कि आप मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब की तरह गुमराह मत करो। पहला तो मैं ये बताऊंगा, जो भी ये सैनिक संगठन है उनके जनरल सेक्रेटरी से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि ऐसा हमने कोई भी कमेंट नहीं किया है, लेकिन फिर भी नाम नहीं लूंगा, बता रहा हूं मैं। भाई देखो, यदि जनरल साहब गुमराह कर रहे थे भाई उनसे जाके बात करो। और आपने लगा कि मैं गुमराह कर रहा हूं, तो आपने जो कमेंट किया है ना, मैंने केंद्रीय सैनिक संगठन पर मेरा वीडियो बनाया था और मैंने ये वीडियो की डिटेल्स KSB गाइड 2022 से लिया हुआ है, जो ऑथेंटिक बुक है। यदि आपको लगता है ये गलत है तो प्लीज आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड जाएं और उनसे बोलें कि आपकी किताब गलत है और उस गलत तथ्यों को वहां पेश किया जा रहा है। एक और बात लिखी उन्होंने, तो मैं बताना चाहूंगा, उसको मेंशन नहीं करूंगा, कि मेरे जो वीडियो ये बने हुए हैं और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूं, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से बिल्कुल नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत कैपेसिटी में है। हाँ, कुछ वीडियो शुरू में 1-2 बने थे, उसके बाद हमने अवॉइड कर दिया। ये सारे के सारे मेरे खुद के चैनल में हैं, इसलिए आप यहाँ पर मेरे संगठन को खींच करके नहीं लाएं। और वो क्या क्या कह रहे हैं और कौन कह रहा है ये हमें सब पता है, हम उस पर कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये ऑथेंटिकेट रिमार्क नहीं है, कमेंट नहीं है जो किसी ने भी दिया है। अब मैं आता हूँ वहीं कि जो मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है लगभग 34 लाख के आसपास, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। हमारा जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड है और वहाँ का जो उनका संगठन है वो भी बड़ा मजबूत है, पूरे देश में फैला हुआ है, सभी स्टेट्स में है, यूनियन टेरिटरीज में है। उनके नीचे आते हैं राज्य सैनिक बोर्ड। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज मैं बाद में बताऊंगा। अब जो राज्य सैनिक बोर्ड है इसका कंपोजिशन किस प्रकार होता है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं राज्य सैनिक बोर्ड या यूनियन टेरिटरीज के जो वो हैं, तो प्रेसिडेंट इसके हैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर राज्य सैनिक बोर्ड के। वाइस प्रेसिडेंट हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, यानी जो स्टेट का चीफ सेक्रेटरी हैं, जो काम करते हैं नीचे चीफ मिनिस्टर के नीचे, वो उसके वाइस प्रेसिडेंट है। यानी ये पॉलिटिकल साइड से हमारे वेलफेयर के लिए ये इंतजाम किया गया है, केवल और केवल उन पर ऑफिशियली वहाँ नहीं छोड़ दिया गया है। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ ESW और MOD, इसके वाइस प्रेसिडेंट जो हैं DSW के सेक्रेटरी होते हैं और MOD के भी सेक्रेटरी होते हैं। मेंबर स्टेट मिनिस्टर इंचार्ज सैनिक वेलफेयर, हर राज्य में एक सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, एक मिनिस्टर होता है और उसके वो मेंबर हैं। तीनों ही जो GOC-NC हैं, GOC-NC कमांड आर्मी के, FOC ये आपके नेवी के, EOC ये आपके एयरफोर्स के जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं। हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, जो डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट में, उनके जो हेड्स हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। लोकल फॉर्मेशन कमांडर्स ये भी इसके मेंबर होते हैं। डायरेक्टर रीसेटलमेंट जोन, और रीसेटलमेंट जोन के जो डायरेक्टर हैं वो भी इसके मेंबर हैं, क्योंकि इनको इस प्रकार से बनाया गया है कि सब एक दूसरे लिंक हैं। और कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, 4 एक्स-सर्विसमैन होते हैं यहाँ और 2 प्रोमिनेंट सिटीजन्स होते हैं यहाँ पर, इस प्रकार। और एक होते हैं सेक्रेटरी राज्य सैनिक बोर्ड, और राज्य सैनिक बोर्ड के जो सेक्रेटरी होते हैं जो वेलफेयर देखते हैं, ये अपॉइंटी होते हैं और इनका पूरा स्टाफ होता है। हमारी जितनी भी एप्लीकेशन जिला सैनिक बोर्ड के पास से होती हैं वो यहाँ जाती हैं, यहाँ से आगे ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भेजते हैं और वहाँ पर उन पर अमल होता है, जो कुछ भी होता है। इस प्रकार से ये राज्य सैनिक बोर्ड का गठन है। अब राज्य सैनिक बोर्ड का जब हम गठन देखते हैं, जिला सैनिक बोर्ड का जब हम गठन देखते हैं, तो हमारे पास 2 साइड्स आती है। एक साइड से आती है कि हम जिला सैनिक बोर्ड जाते हैं, हमारे कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको सिग्नेचर कराते हैं, पार्ट 2 के लिए वहीं से चले जाते हैं, और हमारी जो जितनी भी ग्रांट्स
या कोई सहायता वगैरह होती है वो भी डायरेक्टली वहीं से चली जाती है। जनरली देखा नहीं गया है कि जो जिला के लेवल पर जो प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट होता हो, हम तो जाते हैं होके आ जाता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे जो अटके हुए हैं, किन्हीं को ग्रांट्स नहीं मिली है, किसी की मैरिज ग्रांट्स पड़ी हुई है। अभी मैंने बताया धनपाल जी का बता रहे हैं कि मेरे को 100% डिसेबिलिटी हो गई, लेकिन 1 साल हो गया मुझे अभी जो व्हीकल ग्रांट है वो नहीं मिला हो, इमोबिलिटी का। इस प्रकार के केसों के लिए आप दूसरा रास्ता अपना सकते हैं और हो सकता है ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, क्योंकि जब ये चीफ मिनिस्टर की ओर से जाएगा, क्योंकि वो भी तो इसके मेंबर हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड के, और डायरेक्ट जब जाएगा और डायरेक्ट जब बात करेंगे ये जो रक्षा मंत्री जी हैं या डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे जब बात करेंगे तो इसके ज़्यादा चांसेज हैं इस समस्या के सुलझने के। आज मैं इसको छोटा ही वीडियो रखूँगा और यहाँ ही ख़त्म करूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप इन सारी कंपोजिशंस को देखें, इन पे अमल करें, सोचें समझें, और मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा साथ में कि ये जो मैं दूसरा यही बताना चाहूँगा कि आप इधर इस साइड से शायद कुछ करें तो आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। अदरवाइज ये दफ्तरों में आपकी फाइलें दम तोड़ती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।